हेलो बच्चों। एसिड और बेस थ्योरीज पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने आपको ये बताया था निमोनिक के हेल्प से कि एसिड और बेसिस को समझाने के लिए अलग अलग एसिड बेस थ्योरीज ने अपने क्या क्या फंडामेंटल आइडियाज दिए हैं, जो कि हमने एक निमोनिक के थ्रू समझा भी था। और ये निमोनिक यहाँ पे आपको गिवन है, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं एसिड बेस थ्योरीज को और ज्यादा थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ये थ्योरीज जो है एसिड और बेसिस को लेकर अपने क्या क्या आइडियाज रखती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्हेनियस थ्योरी की, तो ये कहती है कि जो एसिड्स और बेसेस होते हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर अगर एसिड है तो वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगी, और अगर बेस है तो वो OH माइनस आयन्स को प्रोड्यूस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे हैं, तो क्योंकि H प्लस आयन को प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है तो आप सभी वो स्पीशीज देखोगे जिनके अंदर आपको H प्लस या H जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? यही जो H प्लस आयन है ये बेसिकली निकल जाता है इनमें से, और हम कहते हैं कि एक्वस मीडियम के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है इफ देयर इज एन एसिड। इसी तरह से अगर हम बेस की बात करें तो अर्हेनियस थ्योरी कहता है कि जो आपके बेसेस होते हैं उनके अंदर OH एंटिटी प्रेजेंट होती है, जिसको कि जब वो एक्वस मीडियम में आते हैं तो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं, और इसी वजह से जो OH नेगेटिव आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक्वस मीडियम के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि जो एसिड्स होती हैं ये H प्लस आयन को प्रोड्यूस करती है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि अर्हेनियस थ्योरी ने कहा था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बेसिस वो होते हैं जो कि H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करें, बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ा इसको और ब्रॉड बनाया। पहले ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए एप्लीकेबल था और यही इसकी क्या है लिमिटेशन भी, बट इसी को और ज्यादा थोड़ा ब्रॉडन करने के लिए ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ने किसी भी सॉल्वेंट में किसी एसिड को या किसी बेस को कैसे पहचाना जाए इसके बारे में बताया। तो जितने भी एसिड्स होंगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट उन सब के अंदर आपको H की एंटिटी नजर आएगी जो कि H प्लस आयन को रिलीज करेगी इन एनी ऑफ द सॉल्वेंट। और वहीं पे अगर हम बेसिस की बात करें तो ये जो आपके एसिड्स होते हैं जब इनमें से क्या निकल जाता है H प्लस निकल जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे फॉर्म कॉन्जुगेटेड बेसिस। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के अंदर आप पढ़ते हो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी कई सारे अपने क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जैसे कि अगर हम SiO4 की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक आपका एसिड है, बट अगर इसमें से एक H प्लस आयन निकल जाए, सिर्फ आपको एक H प्लस आयन निकालना है एट ए टाइम, तो क्या बच जाएगा पीछे, तो आपका बच जाएगा प्लस H2PO4, क्योंकि एक H प्लस निकल गया है तो पीछे सिर्फ एक -1 चार्ज रह जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। एक और बात ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ने कही थी कि भाई अगर आपका जो एसिड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो एक वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर आपका वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। बिल्कुल इसका उल्टा भी आप देख सकते हो, अगर आपका बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो उसका वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, और वहीं पे अगर आपका बेस वीक है तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें कही थी ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में, लेकिन इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन ये थे कि ये सिर्फ उन्हीं एसिड्स की बात कर रहा था जो कि प्रोटिक थे। क्या होगा उन ए प्रोटिक एसिड्स का, ए प्रोटिक का मतलब हो गया जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जैसे आज की डेट में हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका कॉपर 2+, ना सिर्फ कॉपर 2+, जो दूसरे मेटल आयंस हैं वो सभी, उसके अलावा BF3 SiCl4 ये भी आपके एसिड्स होते हैं, बट इस थ्योरी के थ्रू इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए इसका कोई तरीका नहीं था। सो दिस वाज द मेजर लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं हम हमारी लुईस थ्योरी पे, जो आज की डेट में मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ठीक है, इससे बेटर थ्योरी हमारे पास में कोई है नहीं। इसका रीजन ये है कि इस थ्योरी ने ना तो H प्लस आयन को ना ही OH माइनस को किसी को भी अपना बेसिस नहीं है बनाया, इसने डायरेक्टली अपना बेसिस बनाया किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब यार सीधी सी बात है, कोई स्पीशीज के अंदर हो सकता है उसमें H प्लस आयन प्रेजेंट हो या फिर ना हो सकता है किसी के अंदर OH माइनस प्रेजेंट हो या फिर ना हो, लेकिन जो भी स्पीशीज है सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट हैं ही हैं, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है दैट इज आल्सो सेम। ये नंबर्स में एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को बिलोंग कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है, चाहे वो किसी भी स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट हो, उसका सेम ही चार्ज होगा, उसका सेम ही मास होगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल थ्योरी थी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी टिल टुडे।
ठीक है। अब इनके कुछ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू देम एसिड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, और बेसेस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं अपने में से। ठीक है, जैसे कि अगर हम BCl3 की बात करें तो भाई हमें देखकर कैसे समझ में आएगा, तो आपको देखने से ज्यादा आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए बेसिक। जो BCl3 होता है ना, एक और मैं बात बता दूं, एक लुईस ही थे जिन्होंने कि ऑक्टेट रूल भी दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एक मॉलिक्यूल बनते वक्त, तो वो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल कहलाएगा। तो हालांकि यहाँ पे उस लुईस थ्योरी के कई सारे कुछ लिमिटेशंस भी थे, बट अगर हम BCl3 की बात करें तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सो दैट कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो क्योंकि इसको जहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो ये वहां से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या कहलाया आपका, दिस विल बी कॉल्ड एज अ लुईस एसिड। क्लियर है ये बात। इसी तरह से अगर हम CO2 और CO की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर रीजन अलग है। यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड हो सकता है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड। जैसे CO2 की आप बात करो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, CO की बात करो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये कार्बन जो है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो क्या करना चाहेगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पकड़ने की कोशिश करेगा। जब आपको भूख लगी होती है तो आप क्या करते हो, जहां से भी खाना मिल जाए तब नखरे नहीं करते ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जहां से खाना मिल जाए खा लेते हो। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे ही है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स नेचर बिकम्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपका हो गया लुईस एसिड। इसी तरह से अगर आप मेटल आयंस की बात करो तो यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑलरेडी आपकी कौन सी है, कैटायन स्टेट में, इसका रीजन ये हो गया। उसके अलावा अगर हम SF6 की बात करें तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो देखो यार, मतलब कि जितने होने चाहिए बल्कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। तो फिर ये किस बात के लिए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो इसके लुईस एसिड की तरह बिहेव करने का रीजन होता है इसके पास होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, मतलब कि इसके पास में खाली रूम है। जब आपका घर बहुत बड़ा है और आप चाहते हो कि भाई कहीं से पैसे कमाने का जरिया मिले, तो आप क्या कर देते हो, अपने घर को लगा देते हो रेंट पे, राइट। तो यही है SF6 की हालत। इसके पास में खूब सारे खाली कमरे हैं, तो एक खाली कमरों में चाहता है कि यार खाली कमरे में तो मतलब इससे अच्छा है ना कि वहां पे कोई रह ही ले, 2 पैसे ही आएंगे घर में। सो दिस इज द रीजन दैट SF6 मतलब सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करता है, एंड हेंस इट बिहेव्स लाइक अ लुईस एसिड। ओके, सो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। इसी तरह से अगर हम बेस की बात करें, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी बेसेस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं अपने में से। ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि यार इनके पास पहले से खूब इलेक्ट्रॉन्स है, इनको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ROR के अंदर बात करो जो कि एक ईथर है, तो इसके पास भी क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, 2-2 लोन पेयर्स हैं। तो वो इन लोन पेयर को दे देगा जो भी करीब इंसान होगा उसको। इसी तरह से हो सकता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब पहले ही ये नेगेटिवली चार्ज है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो खुद अनस्टेबल हो जाएंगे। तो कहते हैं ना कि उतना ही पैर पसारने चाहिए जितनी बड़ी चादर होती है। तो ऑलरेडी ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को बस अपने अंदर पसार सकता है, अगर इससे ज्यादा एक और लेगा तो फिर ये खुद अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जरूरतमंद को दे दे। यहाँ पे भी वही रीजन है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी तो बड़ी सही सी नजर आ रही है। तो क्या इसका भी कोई लिमिटेशन है? बिल्कुल, मतलब लिमिटेशन तो आज की डेट में सबका ही है, हर किसी के अंदर हम कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। तो हालांकि ये थ्योरी जो है ना, ये आपकी बहुत ही बढ़िया थ्योरी है, मतलब फेवरेट थ्योरी में से एक है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कम कमियां हैं, बट फिर भी लोगों ने इसकी कमियां निकाल दी। सबसे पहली बात तो लुईस ही वो आदमी थे जिन्होंने कहा था कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है हर एक एलिमेंट व्हाइल फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल। तो भाई जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है तो उस हिसाब से तो ये लुईस एसिड, लुईस बेस, ये सब तो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। जैसे कि BCl3 SF6 की बात करें, क्योंकि इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनके की इलेक्ट्रॉन्स जरूरत से कम है, 8 से कम है, और SF6 के केस में 8 से ज्यादा है, तो ये तो स्टेबल ही नहीं होने चाहिए। ये
स्टेबल छोड़ो, ये तो बहुत अच्छे मॉलिक्यूल हैं और अच्छे लुईस एसिड्स भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट रूल वायलेट होता है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, इन्होंने ये बताया कि एसिड कौन है, बेस कौन है, लेकिन रिलेटिवली इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो इसका इन्होंने कोई मेजरमेंट नहीं दिया। जो कि आप लोगों को ध्यान होगा, आगे जाके आप पढ़ते हो Ka के बारे में, Kb के बारे में, pKa के बारे में, pKb के बारे में, और भी बहुत सारे तरीके हम देखते हैं, पीएच की हम बात करते हैं, ये पता करने के लिए कि कौन एक अच्छा एसिड और कौन एक अच्छा बेस है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी कुछ बातें हैं हमारी एसिड बेस थ्योरीज से रिलेटेड, जहाँ पे हम पढ़ते हैं 3 थ्योरीज को, अर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी एंड द थर्ड वन इज लुईस थ्योरी। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो यही कुछ जानकारियां हैं जो कि आपको इन थ्योरी से रिलेटेड होनी चाहिए। सो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आपको इतनी जानकारी होनी भी चाहिए, और इतनी है तो ये सफिशिएंट भी है। So yes, this was all for this video. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। Till then, take care and goodbye. और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप कंफ्यूज्ड फील करते हैं या आपको डाउट होता है, तो आप वो मेरे से कह सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं उसके लिए इसी तरह का शॉर्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूंगी। So yes, this was all. Take care. Goodbye.